नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है संबंध सूचक अव्यय। मनुष्य बनता है शिक्षा से और संस्कारों से। अपने समाज की संस्कृति का संरक्षण प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। भाषा संस्कृति की वाहक है। संस्कृति के संवर्धन और विकास के लिए भाषा का संवर्धन और विकास आवश्यक है। किसी भी भाषा का एक एक शब्द अपने साथ संस्कृति की विरासत लिए चलता है। उनका प्रयोग बंद होना धीरे धीरे भाषा के विकास की राह अवरुद्ध कर देता है। आज के इस पाठ में आप ऐसे कई संबंध सूचक अव्यय शब्द पाएंगे जिनके प्रयोग का अपना लालित्य है, लेकिन अब कम ही देखने सुनने को मिलता है। तो आइए सीखें संबंध सूचक अव्यय, इनके सभी भेदों के साथ, और आदत डालें इनके प्रयोग की अपने दैनिक व्यवहार की भाषा में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उसे संबंध सूचक कहते हैं। और वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। अब यहां रुककर मैं आपको इन दोनों परिभाषाओं में प्रयोग किए गए दो शब्दों में अंतर की बात करूंगी। उसके बाद हरदेव बाहरी द्वारा दी गई परिभाषा की चर्चा करूंगी। तो देखिए, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर। विद्यार्थियों, आप प्रयोग देखिए, पीछे आकर, और वही बात, बिल्कुल वही बात है। वासुदेव नंदन प्रसाद कह रहे हैं, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर। अब एक व्याकरणविद कह रहे हैं पीछे आकर, दूसरा कह रहा है बाद आकर। पीछे और बाद दोनों का अर्थ यहां पर समान है कि जो अव्यय शब्द किसी संज्ञा के बाद वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो उस बाद को ही कामता प्रसाद गुरु पीछे प्रयोग करना बता रहे हैं। समान अर्थ है दोनों का। यहां मैं इसलिए भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूं क्योंकि आज जो हम संबंध सूचक अव्यय शब्दों की बात करने वाले हैं, उनमें आप देखेंगे कि कई शब्द ऐसे हैं इसी प्रकार के, आगे, पीछे, पहले, बाद में। ये शब्द संबंध सूचक अव्यय के कई भेदों में उदाहरण स्वरूप लिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शब्दों का अर्थ उनके प्रयोग के आधार पर स्पष्ट होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब आप व्याकरण की कोई भी इकाई पढ़ रहे हैं, तब आप विशेष ध्यान दीजिए कि उसका प्रयोग किस रूप में किया गया है, किस प्रकार से किया गया है, किस स्थान पर किया गया है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए फिर से इन परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं हम। तो कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उसे संबंध सूचक कहते हैं। और वासुदेव नंदन प्रसाद इन्हीं शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान रहे कि संबंध सूचक
और संबंध बोधक एक ही शब्द भेद है, अव्यय का एक ही भेद है, सिर्फ नाम अलग दिए जाते हैं, अलग विद्वान अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं हरदेव बाहरी क्या कहते हैं। हरदेव बाहरी कहते हैं जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करते हैं उन्हें संबंध बोधक या परसर्ग कहते हैं। अब देखिए एक तीसरा शब्द आ गया, परसर्ग, यानी कि संबंध सूचक अव्यय जिन्हें कुछ विद्वान संबंध बोधक भी कहते हैं, कई बार उनका प्रयोग परसर्गों की तरह होता है, या हम यूं कहें कि वे बाद में तो आते ही हैं, लेकिन जो हिंदी के परसर्ग हैं वही परसर्ग कई बार संबंध सूचक अव्यय की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम और स्पष्ट रूप से आगे जब हम उदाहरण समझेंगे तब देखेंगे। तो आइए देखते हैं संबंध सूचक अव्यय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैसे हम पहचाने कि कौन सा शब्द संबंध सूचक अव्यय है। तो सबसे पहली विशेषता तो ये है, और ये सिर्फ नाम याद रखने के लिए है, विशेष बात है लेकिन नाम याद रखने के लिए, कि संबंध सूचक अव्यय को कुछ विद्वान संबंध बोधक भी कहते हैं। विद्यार्थियों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई परीक्षा दे रहे होते हैं और हमने जिस पुस्तक से अध्ययन किया है उस पुस्तक में संबंध सूचक अव्यय कहा गया है, और हम परीक्षा भवन में जाते हैं और वहां पर जो प्रश्न पत्र हमें मिलता है उसमें संबंध सूचक नहीं, संबंध बोधक अव्यय पर प्रश्न पूछा गया है। तो बस हम भ्रमित हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये प्रश्न तो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसलिए यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि संबंध सूचक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय दोनों एक ही हैं, सिर्फ दो नाम हैं। संबंध सूचक अव्यय की दूसरी विशेषता है कि विभक्तियों और थोड़े से अव्ययों को छोड़ हिंदी में मूल संबंध सूचक कोई नहीं है। अब ये मूल संबंध सूचक क्या होता है? याद कीजिए, क्रिया वाले पाठ में हमने मूल और यौगिक क्रिया की बात की थी। क्रिया विशेषण वाले पाठ में भी हमने मूल और यौगिक क्रिया विशेषण की बात की थी, और यहां हम फिर से मूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मूल संबंध सूचक, अर्थात वे संबंध सूचक अव्यय जो किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हों, वो मूल संबंध सूचक अव्यय हैं। तो देखिए, विद्वान कहते हैं कि विभक्तियों और थोड़े से अव्ययों को छोड़ हिंदी में मूल संबंध सूचक कोई नहीं है। और तीसरी विशेषता यह बताई जाती है कि कोई कोई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया विशेषण भी होते हैं। ये कालवाचक और स्थानवाचक जो भेद है, ये संबंध सूचक अव्यय के अर्थ के आधार पर जब हम भेद करते हैं तो उस संदर्भ में कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय की बात की जाती है। तो विशेषता है कि कोई कोई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय क्रिया विशेषण भी होते हैं और संबंध सूचक भी होते हैं जब वे स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं, तब उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्योंकि हमने क्रिया विशेषण वाले पाठ में देखिए, हमने पढ़ा था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे संबंध सूचक अव्यय हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। उनका प्रयोग इस तरह से होता है कि वे क्रिया की विशेषता बताते हैं और ऐसे स्थान पर उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है।
लेकिन जब उनका प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, शब्द वही होते हैं लेकिन प्रयोग में अंतर आ जाता है, प्रयोग संज्ञा के साथ होता है, तब वे संबंध सूचक कहे जाते हैं। जैसे नौकर यहां रहता है। अब देखिए इस वाक्य में यहां किसकी विशेषता बता रहा है? रहने की। रहता है, कहां रहता है? यहां रहता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। लेकिन यही शब्द जब नीचे वाले वाक्य में देखिए इस प्रकार प्रयोग होता है कि नौकर मालिक के यहां रहता है। तो कहां रहता है? मालिक के यहां। अब यहां पर इसका प्रयोग देखिए संज्ञा के साथ हुआ है। किसके यहां रहता है? मालिक के यहां रहता है। तो जब इस प्रकार का प्रयोग होता है तब वह संबंध सूचक अव्यय होता है। आइए अब हम देखते हैं संबंध सूचक अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं। संबंध सूचक अव्यय के 3 आधारों पर भेद किए जाते हैं: प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध सूचक के 2 भेद होते हैं: संबद्ध और अनुबद्ध। अर्थ के आधार पर संबंध सूचक के 13 भेद किए जाते हैं, जो हम इसी पाठ में आगे चलकर अभी देखेंगे। और व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध सूचक के 2 भेद होते हैं: मूल और यौगिक। तो आइए अब हम एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर किए गए भेदों में से पहला भेद संबद्ध संबंध सूचक अव्यय। संबद्ध संबंध सूचक अव्यय संज्ञाओं की विभक्तियों के पीछे आते हैं। पीछे अर्थात बाद में। संज्ञाओं की जो विभक्तियां होती हैं, आगे चलकर हम अपने इसी चैनल पर व्याकरण की पाठशाला में एक एक करके जिस प्रकार हम व्याकरण की इकाइयों को ले रहे हैं, आगे चलकर कारक भी पढ़ेंगे। कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। तो विभक्तियां आपने शायद पहले कहीं पढ़ा हो। तो जो विभक्तियों के पीछे आते हैं वे संबद्ध संबंध सूचक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे धन के बिना। अब देखिए धन है संज्ञा, के विभक्ति और बिना संबद्ध संबंध सूचक। इसी प्रकार देखिए नर की नाई। नर संज्ञा है, की विभक्ति है और नाई संबद्ध संबंध सूचक अव्यय है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, पूजा से पहले। से पूजा संज्ञा शब्द है, से उसकी विभक्ति है और पहले संबद्ध संबंध सूचक अव्यय है। संबद्ध संबंध सूचक अव्ययों के पहले विभक्तियों के आने का कारण कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि यह हो सकता है कि संस्कृत में भी कुछ अव्यय संज्ञाओं की अलग अलग विभक्तियों के पीछे आते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत हिंदी की जननी है और हिंदी का व्याकरण संस्कृत के आधार पर ही अधिकतर बना है, लिखा गया है। इसलिए यहां भी यह लक्षण देखने को मिलता है कि जिस प्रकार संस्कृत में भी कुछ अव्यय संज्ञाओं की अलग अलग विभक्तियों के बाद आते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी होता है। जैसे संस्कृत का यह उदाहरण देखिए, यत्नम यत्नेन यत्नात्, रूप है यह यत्न का। और प्रयोग देखिए,
यत्नम, यत्नेन, यत्नात्, विना। अब ये तीनों शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब एक साथ नहीं होगा। ये तो यहां बताने के लिए कहा गया है। यत्नम विना या यत्नेन विना या यत्नात् विना, और अर्थ है यत्न के बिना। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, रामेण सह, राम के साथ। और यहां यही बताने का प्रयास किया गया है कि संस्कृत में भी संज्ञा के बाद प्रयुक्त विभक्तियों के बाद संबद्ध संबंध सूचक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, और ठीक इसी प्रकार हिंदी में भी यह प्रयोग पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं प्रयोग के आधार पर संबंध सूचक अव्यय का दूसरा भेद जो है वो है अनुबद्ध। अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं। अब आप देखिए, विकृत रूप के साथ, परिवर्तित रूप के साथ, विकार उत्पन्न होना यानी परिवर्तन होना। तो विकृत रूप संज्ञा का, अब जैसे उदाहरण देखिए, किनारे तक, किनारा शब्द है, संज्ञा है, लेकिन प्रयोग हुआ किनारे तक, विकृत परिवर्तित रूप, और उसके ठीक बाद तक, यह है अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय। अगला उदाहरण देखिए, सखियों सहित। अब सखियों, सखी, सखियां, सखियों सहित, सखियां सहित नहीं कहेंगे हम, सखियों सहित, जो कि विकृत रूप है सखी का, और सखी एक वचन है, सखियां बहुवचन है, और सखियां का विकृत रूप है सखियों सहित। सखियों के साथ सहित का प्रयोग है, सहित, जो कि अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, कटोरे भर शब्द है कटोरा, और उसका परिवर्तित रूप है कटोरे, कटोरे भर। इसी प्रकार अगला उदाहरण है पुत्रों समेत। तो भर, समेत, सहित, तक, ये सारे उदाहरण अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण हैं। अब आइए देखते हैं अनुबद्ध संबंध सूचक अव्यय की कुछ विशेष बातें जो यहां आपके समक्ष स्क्रीन पर दिख रही है। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, ने, को, से, का, के, की, ये जो कारक चिन्ह हैं ये भी अनुबद्ध संबंध सूचक हैं, किंतु निम्नलिखित कारणों से इन्हें संबंध सूचक नहीं मानते। और कारण क्या है? तो पहला कारण है कि इनमें से प्रायः सभी संस्कृत के विभक्ति प्रत्ययों के अपभ्रंश हैं, इसलिए हिंदी में भी ये प्रत्यय माने जाते हैं। और दूसरा कारण है कि ये स्वतंत्र शब्द न होने के कारण अर्थहीन हैं, अर्थात इनका अपने आप अकेले में कोई अर्थ नहीं है। जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तब ये अर्थ प्रकट कर पाते हैं या इनके माध्यम से अर्थ प्रकट होता है। तो ये स्वतंत्र शब्द न होने के कारण अर्थहीन है, परंतु दूसरे संबंध सूचक बहुधा स्वतंत्र शब्द होने के कारण सार्थक हैं, उनका अपना अर्थ होता है। अब जैसे यहां देखिए, किनारे तक, तक, किनारे तक, दूर तक, या फिर सखियों सहित, सहित का अपना अर्थ है साथ। भर अपना अर्थ है भरकर, भरा हुआ, भरना, भर, या फिर समेत, समेत का भी अपना अर्थ है साथ। तो स्वतंत्र रूप से भी ये शब्द हैं और ये एक सार्थक शब्द हैं। और तीसरा कारण है, इसलिए इन्हें संबंध सूचक नहीं माना जाता, किन्हें? इन कारक चिन्हों को, ने, को, से, का, के, की, को नहीं मानते हैं हम अनुबद्ध संबंध सूचक, क्योंकि
इनको संबंध सूचक मानने से संज्ञाओं की प्रचलित कारक रचना की रीति में हेरफेर करना पड़ेगा। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि कारक रचना की रीति क्या है, कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, कारक के भेद कितने होते हैं। तो यदि हम इन चिन्हों को संबंध सूचक मान लें तो हमें इन्हें वहां से हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो कारक रचना की पद्धति है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, और फिर इससे क्या होगा, विवेचन में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। कैसे समझाएंगे हम, क्योंकि अभी तक जिसने भी हिंदी का व्याकरण पढ़ा है उसने तो इन्हें कारक चिन्ह पढ़ा है। अब आज कोई व्याकरणविद आए और इन्हें वहां से हटाकर अनुबद्ध संबंध सूचक की श्रेणी में लाके रख दे तो एक उलझन उत्पन्न हो जाएगी, एक भ्रम पैदा हो जाएगा। इसलिए जरूरत नहीं है इन्हें वहां से हटाने की, ऐसा कामता प्रसाद गुरु मानते हैं और मुझे भी यह उचित प्रतीत होता है। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के 13 भेद किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह वर्गीकरण केवल स्मरण की सहायता के लिए किया गया है। कामता प्रसाद गुरु तो यहां तक कहते हैं कि इनका कोई व्याकरणिक नियम स्पष्ट नहीं है, इन भेदों का सिर्फ और सिर्फ इन्हें स्मरण की सहायता के लिए इन भेदों में रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, जिस भी आधार पर, जिस भी वजह से यह वर्गीकरण किया गया है, हम इसी रूप में आइए इन्हें समझते हैं। तो पहला भेद है कालवाचक संबंध सूचक अव्यय, अर्थ के आधार पर पहला भेद। और इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो आपके सामने हैं, स्क्रीन पर देखिए। आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात, उपरांत, लगभग। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर। ये शब्द समय बता रहे हैं। 2 वर्ष आगे, 5 वर्ष पीछे, 3 दिन बाद, 1 सप्ताह पहले या पूर्व या अनंतर या पश्चात, या 2 माह के उपरांत, या लगभग 6 महीने में। अब आप समझिए इन उदाहरणों को, क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है? समय बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इन उदाहरणों को कालवाचक संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। और दूसरा भेद है स्थानवाचक। बहुत ध्यान से देखिएगा। स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय के जो उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पहले 2 शब्द देखिए, आगे, पीछे, और आपने कालवाचक में भी इन 2 शब्दों को देखा, आगे, पीछे, और वहां मैंने आपको इनका प्रयोग करके भी बताया। 2 वर्ष पीछे, 1 वर्ष आगे, और स्थानवाचक में भी यही है। तो यहां पर कैसे स्पष्ट होगा कि आगे शब्द जो है वो स्थानवाचक का उदाहरण है या कालवाचक का उदाहरण? तो ध्यान से इनके प्रयोग देखना होगा। बंदर के आगे बंदरिया बैठी है। अब आगे का प्रयोग देखिए, स्थान बताया जा रहा है। आगे बैठी है, पीछे बैठी है, ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, पेड़ के तले,
घर के सामने, उनके रूबरू, इनके पास, विद्यालय के निकट, बाजार के समीप या नजदीक, या यहां, बीच, बाहर, परे, दूर, भीतर, ये सारे शब्द स्थानवाची अर्थ प्रकट कर रहे हैं, स्थानवाची हैं। इसीलिए इन्हें स्थानवाचक संबंध सूचक अव्यय के अंतर्गत रखा गया है। अगला भेद है दिशावाचक। दिशा निर्धारण करते हैं ये शब्द। ओर, उस ओर, तरफ, मेरी तरफ, इसके पार, आर पार देखो या आस पास देखो, दिशावाचक शब्द हैं ये। देखिए, इन्हें ध्यान से देखिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अगला भेद है साधनवाचक, और इन शब्दों के माध्यम से यह अर्थ प्रकट होगा कि किसी कार्य के करने का साधन क्या है। जैसे द्वारा, डंडे के द्वारा, जरिए, अपने मित्र के जरिए मैंने काम करवा लिया। हाथ, उनके हाथ भेज रही हूं, उनके मार्फत काम हो गया, मुंह के बल गिर गया, बहुत करके, यही तो होगा करके, जबानी, सहारे। अब देखिए इन शब्दों का प्रयोग, ये साधनवाचक शब्द हैं। साधनवाचक संबंध सूचक अव्यय। अगला भेद है हेतुवाचक। हेतु बताता है ये, उद्देश्य, लिए, निमित्त, वास्ते, काहे वास्ते, किसके निमित्त, किसके लिए, किस हेतु, किसकी खातिर, किसके कारण, कौन सा सबब, डर के मारे। अब आप देखिए इनका प्रयोग, उद्देश्य बता रहे हैं। और अगला भेद है विषयवाचक। बाबत, निस्बत, नामक, लेखे, जान, भरोसे। और बहुत सारे प्रयोग तो बंद भी होते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक विशेष क्षेत्र में होता है। जैसे आप पूर्वी हिंदी बोलने वालों को सुनिए, इस प्रकार के प्रयोग वो करते पाए जाते हैं। हमरे जान तो ये काम अब तक हो गया होगा। अब आप देखिए, विषयवाचक का उदाहरण है जान, हमरे जान। या फिर राम भरोसे है सब कुछ। भरोसे, किसके भरोसे छोड़ गए हो, भरोसे का प्रयोग देखिए आप। इनके लेखे तो सब ऐसे ही हो जाता है, ये भी एक प्रयोग होता है, लेखे। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में, या यूं कहें कि अनेक लोग इस प्रकार के प्रयोग नहीं करते हैं, करना चाहिए। ये भाषा की खूबसूरती है, सौंदर्य है, लालित्य है यह भाषा का। जब आप अलग अलग शब्दों के प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग कैसे करेंगे? जब सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए और अपने वाक्यों में इनका प्रयोग कीजिए। अर्थ के अनुसार संबंध सूचक अव्यय का अगला भेद है विनिमयवाचक। विनिमय का मतलब ही होता है लेन देन। तो विनिमयवाचक शब्द होते हैं बदले, जगह, एवज। इसके बदले वह, इसकी जगह वह, इसके एवज में, इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। और अगला भेद है सादृश्यवाचक। तुलना की जाती है, जैसे समान, तरह, भांति। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था
कि यहां पर ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो प्रयोग के आधार पर ही स्पष्ट होंगे कि उनका अर्थ क्या है। जैसे ये शब्द है भांति। अब अगर कोई कहता है उद्यान में भांति भांति के फूल खिले हैं, तो भांति भांति का मतलब हो गया अनेक प्रकार के फूल खिले हैं। लेकिन इस प्रकार का प्रयोग सादृश्य वाचक वाला प्रयोग नहीं है। यदि कहा जाए सीता की भांति उनकी बहनों ने भी व्यवहार किया, तो सीता की भांति सादृश्यवाचक हो जाएगा। आगे देखिए जो बाकी के उदाहरण हैं। बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, अनुसार, अनुरूप, सरीखा, सा, ऐसा, मुताबिक, जैसा। आपने अलंकार पढ़े होंगे, अवश्य पढ़े होंगे। उपमा अलंकार होता है जिसमें तुलना की जाती है। और याद कीजिए, उपमा अलंकार के उदाहरण जो होते हैं उनमें भी सरीखा, सा, समान, इस तरह के प्रयोग होते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, या चांद सरीखा मुख, या फिर चांद सा चेहरा। कई बार तो हिंदी फिल्मी गीतों में भी इस प्रकार के प्रयोग, बड़े सुंदर प्रयोग देखे जाते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा। तो ये सादृश्यवाचक संबंध सूचक अव्यय हैं। अगला भेद है विरोधवाचक। विरुद्ध, खिलाफ, उल्टा, विपरीत अर्थ स्पष्ट है। आप इनका प्रयोग कीजिए और सीखिए। सहचरवाचक। सहचर का मतलब ही होता है साथ चलने वाला, यानी साथ अर्थ देने वाले शब्द होंगे ये सभी। संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश, ये सभी उदाहरण सहचरवाचक संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण हैं। और अगला भेद है संग्रहवाचक। और उदाहरण देखिए, तक, लौ, पर्यंत, सुद्धा, भर, मात्र। आप में से तो बहुत लोगों ने इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग सुना भी नहीं होगा, करने की तो बात ही बड़ी दूर है। जैसे लौ, कहां लौ कहों, ब्रज का जहां प्रयोग होता है। ब्रज भाषा का प्रभाव अगर है हिंदी पर, जिसकी भी भाषा में, वो इस प्रकार के प्रयोग करते हुए देखा जाता है। या फिर पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत। सुद्धा, लौ और पर्यंत तो शायद अभी भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन सुद्धा का प्रयोग लगभग बंद सा हो गया है, नहीं करते हैं लोग। सुद्धा ये भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, लौ के अर्थ में, पर्यंत के अर्थ में, तक के अर्थ में। और अगला उदाहरण है भर या मात्र। ये सभी संग्रहवाचक संबंध सूचक अव्यय के उदाहरण हैं। अगला भेद है तुलनावाचक। अब तुलना कैसे की जाती है? राम की अपेक्षा मोहन लंबा है। अपेक्षा, बनिस्बत, आगे, सामने, प्रयोग करके देखिए इन्हें। और अगला भेद है व्यतिरेक वाचक। जैसे सिवा, इसके सिवा, इसके अलावा, तुम्हारे बिना, फूलों के बगैर, इसके अतिरिक्त, विभक्ति रहित। अब देखिए आप उदाहरण, इनका प्रयोग और अभ्यास कीजिए अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करने का। विद्यार्थियों, व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध सूचक अव्यय के दो भेद होते हैं।
मूल और यौगिक, और इन शब्दों से आप परिचित हैं। यहां भी इन शब्दों का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है जिस अर्थ में इनका प्रयोग क्रिया वाले पाठ में किया गया है, क्रिया विशेषण वाले पाठ में किया गया है। ठीक वही अर्थ इसका यहां भी है। मूल, हिंदी में मूल संबंध सूचक बहुत कम है। मूल यानी जो शब्द किसी अन्य शब्द से मिलकर न बने हों, जैसे बिना, पर्यंत, नाई, पूर्वक इत्यादि। और कुछ ऐसे भी संबंध सूचक होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक संबंध सूचक शब्द कहते हैं। तो ये किन किन से मिलकर बनते हैं? जैसे संज्ञा से बनते हैं, पलटे, अपेक्षा, विषय, मार्फत। अब आप कहेंगे कि ये संज्ञा कैसे हैं? तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आप संज्ञा के रूप में करते हैं। वाक्य में जब इनका प्रयोग होता है तब पता चलता है कि ये संज्ञा की तरह प्रयोग किए गए हैं। जैसे मैंने तुमसे यह अपेक्षा नहीं की थी। अब अपेक्षा का प्रयोग यहां पर देखिए आप। और वही अपेक्षा जब संबंध सूचक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा तब कैसे प्रयोग किया जाएगा? इसकी अपेक्षा वह। अब आप समझ रहे हैं? इसी प्रकार से बाकी के उदाहरण भी हैं। और कुछ संबंध सूचक शब्द हैं जो विशेषण से बनते हैं, जैसे तुल्य, समान, उल्टा, सरीखा इत्यादि। इनके प्रयोग आपको आते हैं, आपने सीखा हुआ है, फिर से अभ्यास कीजिए। और कुछ संबंध सूचक अव्यय हैं जो क्रिया विशेषण से बनते हैं। अभी पिछले पाठ में ही हमने क्रिया विशेषण सीखा है। एक बार पुनः देख लीजिए वो वीडियो, अगर कहीं कुछ संदेह है मन में तो क्रिया विशेषण शब्द हैं ऊपर, भीतर, यहां, बाहर। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में चर्चा की थी कि प्रयोग के आधार पर वही शब्द कहीं क्रिया विशेषण होता है तो कहीं संबंध सूचक अव्यय होता है। जहां वह क्रिया की विशेषता बताता है वहां क्रिया विशेषण होता है, और जहां उसका प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है वहां संबंध सूचक होता है। और कुछ संबंध सूचक शब्द हैं जो क्रिया से बनते हैं। लिए, लेना क्रिया है, लिए। बालक को गोद में लिए हुए, मारे, डर के मारे, करके, काम करके, जान, जानना से जान, हमरे जान ये काम नहीं हुआ होगा, जान। तो इस प्रकार के प्रयोग हैं कुछ शब्दों के जिनका अर्थ प्रयोग से ही प्रकट होता है। विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने जिन पुस्तकों का आधार ग्रहण किया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद, और व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना हरदेव बाहरी। मुझे विश्वास है कि संबंध सूचक अव्यय समझने में आज का पाठ आपको अवश्य सहायक होगा। आप इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और हां, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक पेज से भी अवश्य जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण ध्यान से सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।